आप सभी लोग बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित चल रही है। अभी 2 पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 12 जो कि व्रत से संबंधित है। और इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं बच्चों जो मैं आपको बताना चाहता हूं। चैप्टर नंबर 12 जो है व्रत, वो अकेला पढ़ने के लिए नहीं है। सिर्फ व्रत नहीं पढ़ेंगे अपन। चैप्टर नंबर 12 के साथ साथ हमें चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, चलिए 14 तो फिर भी रचना से संबंधित है, बट 13 और 15 ये हमें कंटिन्यूअसली पढ़ने हैं। मैं आपको बता दूं कि बोर्ड में व्रत से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं काफी। तो जो क्वेश्चंस आते हैं, छोटे नंबर्स के क्वेश्चन जो आते हैं 12 से लेके 15वें पार्ट तक आते हैं। 12 से लेके जो 15वां पार्ट है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंधित है कहीं ना कहीं। तो ये एक पूरा का पूरा एक स्लॉट है, एक ग्रुप है 12 से 15 पार्ट का। इसको हम एक साथ कवर करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 यानी कि व्रत स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसमें आप व्रत से संबंधित जो भी चीजें अब तक आप पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में वो हम देखेंगे। कुछ एडवांस लेवल की चीजें देखेंगे, बीच में काफी प्रमेय वगैरह भी आएगी। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देखो, एक तो प्रमेय है, फिर प्रमेय की उत्पत्ति है। परीक्षा में प्रमेय सिद्ध करने का भी क्वेश्चन आ सकता है, बट अभी हम एट प्रेजेंट इस टाइम पे अभी हम सिर्फ प्रमेय को नियम के हिसाब से समझेंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे 12.2 में जो प्रमेय दी हुई है उन्हें हम नियम के हिसाब से समझेंगे कि कहना क्या चाह रही है। उसकी जो उत्पत्ति है वो हम बाद में देखेंगे। मेरा यही पैटर्न रहता है, मैं पहले क्वेश्चंस और चैप्टर करवाता हूँ, और जो प्रमेय होती है मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जैसे चैप्टर नंबर 11 है, त्रिभुजों की समरूपता वाला पार्ट है, व्रत है, इनकी जो प्रमेय है वो फिर मैं अलग से एक साथ अलग से आपको सारी प्रमेय एक साथ करवा देता हूँ। प्रमेय का अलग बिल्कुल अलग जो है हमारे लेक्चर चलते हैं, ठीक है। तो प्रमेय नियम के हिसाब से क्या कहना चाह रही है कि प्रमेय क्या बता रही है आपको, कि क्या मतलब है उस प्रमेय का, उसे हम नियम के हिसाब से देखेंगे। उनकी उत्पत्ति हम बाद में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अपनी कॉपी और किताब के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 व्रत, ठीक है। तो कॉपी किताब पेन वगैरह निकाल लीजिए आप, और शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं व्रत क्या होता है। अब देखिए, अभी हमने जो है चैप्टर नंबर 10 नहीं पढ़ा है, बिंदुपथ। बट अगर बिंदुपथ में आप देखेंगे तो व्रत के बारे में एक बात कही जाती है कि व्रत बनता कैसे है। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक बिंदु है, और इस बिंदु से निश्चित दूरी पर बहुत से बिंदु बने हुए हैं। इस बिंदु से निश्चित दूरी का मतलब है, मान लो एक बिंदु है, इससे 5 मीटर की दूरी पर ये एक बिंदु है। इसी प्रकार एक और बिंदु है, इससे 5 मीटर की दूरी पर। अब सभी बिंदु जो हैं वो समान दूरी पर है, तो 5 मीटर पे तो यही आएगा। एक और बिंदु बना हुआ है 5 मीटर की दूरी पर, इस बिंदु से यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। और इन सबको मैं अगर बिंदुओं को मिला दूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे एक व्रत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? व्रत, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है बच्चों। अब मैं कह सकता हूं कि ये जितने भी बिंदु थे, इन सबको मिलाने पर मुझे व्रत प्राप्त हुआ। तो किसी एक बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर जो बिंदु होते हैं उनका बिंदुपथ, अगर उन सब बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें व्रत प्राप्त होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये तो होता है बेसिकली हमारा व्रत, अगर हम बिंदुपथ वाले चैप्टर से व्रत को समझे तो। अब हम अभी तक जो व्रत के बारे में चीजें पढ़ते आए हैं छोटी क्लासों में, पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं कि अभी तक हमने व्रत के बारे में क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने व्रत के बारे में पढ़ा है, ये व्रत होता है, कोई भी व्रत बिना केंद्र के नहीं बनाया जा सकता। अगर हम प्रकार से भी व्रत बनाते हैं तो सबसे पहले हम प्रकार को कहीं रखते हैं और फिर उसके चारों ओर उस प्रकार को घुमा देते हैं। एक बिंदु निश्चित कर लेते हैं कि भाई इस बिंदु पे मुझे प्रकार की नोक को रखना है, और फिर चारों तरफ उस प्रकार को घुमा देते हैं, तो व्रत बन जाता है। तो बेसिकली हम सबसे पहले केंद्र निर्धारित करते हैं, सबसे पहले पता लगाते हैं कि केंद्र कहाँ लेना है। तो जिस बिंदु पे हम प्रकार की नोक को रखते हैं वो हमारा केंद्र होता है। तो बिना केंद्र के व्रत नहीं हो सकता,
ठीक है, और ये केंद्र ही वह बिंदु है जिससे बाकी सब बिंदु समान दूरी पर स्थित थे, अभी बिंदु पथ में जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये तो होता है केंद्र, ठीक है। ये जो चारों तरफ की रेखा है यह कहलाती है परिधि, वृत्त की परिधि। ये हम पहले पढ़ के आए हैं पुरानी क्लासेस में, उसका एक जस्ट रिवीजन है। और इस परिधि के अंदर का जितना भी क्षेत्र होता है, इस परिधि के अंदर, अच्छा परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये r क्या होती है, r होती है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या मतलब केंद्र की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से दूरी, केंद्र की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से दूरी क्या होती है, त्रिज्या r। त्रिज्या कहीं पे से भी नाप लो, ये भी त्रिज्या ही होगी, ये भी होगी r, ये भी r, ये भी r, सभी r होंगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, क्योंकि इन सब की दूरी इस बिंदु से क्या है, समान। तो त्रिज्या क्या होती है, r। परिधि का फॉर्मूला 2πr। और इस परिधि के अंदर का ये जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है ये हमारा कहलाता है क्षेत्रफल। बेसिकली ये क्या होता है, क्षेत्रफल। इसे हम संपूर्ण वृत्तखंड भी कहते हैं, संपूर्ण वृत्तखंड या क्षेत्रफल कह सकते हो आप, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ये वो चीजें हैं जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, समझ में आ रही बात। ये वो चीजें हैं जो अब तक आप पढ़ के आए हैं। तो दो चीजें हमने देखी, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, समझ में आ गई बात। अब आते हैं और जो इसके अंदर मेन चीजें हैं समझने की। तो देखो, जो वृत्त है कहीं ना कहीं किसी तल पे बनेगा। जैसे मेरे लिए तल क्या है, ये व्हाइट बोर्ड जो है मेरा तल है। आपके लिए तल क्या है, जिस कॉपी के पन्ने पे आप वृत्त बना रहे हो वो कॉपी का पन्ना आपका तल है। तो जैसे ही किसी तल पर आप वृत्त बनाते हो तो वह वृत्त उस तल को, या जो वृत्त की परिधि है उस तल को दो भागों में बांट देती है, उसको दो भागों में बांट देती है वृत्त की परिधि। जैसे ही आपने इस बोर्ड पर, जो कि व्हाइट बोर्ड है, जो कि मेरा एक तल है जिसपे मुझे वृत्त बनाना था, जैसे ही ये वृत्त मैं इस तल पे बनाऊंगा तो यह वृत्त इस तल को दो भागों में बांटेगा। पहला बाहर वाला हिस्सा, दूसरा वृत्त के अंदर वाला हिस्सा। तो जो बाहर वाला हिस्सा होता है वृत्त के, वो कहलाता है बहिर्भाग, ठीक है। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे आप अंतःभाग भी कह सकते हैं, या शुद्ध भाषा में बोले तो अभ्यंतर कहलाता है। बाहर वाले हिस्से को बहिर्भाग भी कह सकते हैं, या बिल्कुल किताब की भाषा में बोले तो अभ्यंतर। समझ में आ गई बात, अभ्यंतर कहलाता है। और जो बाहर वाला हिस्सा होता है वह कहलाता है आपका बहिर्भाग, ठीक है। बहिर्भाग ये तो बेसिक चीज हो गई कि किसी तल पर अगर हम वृत्त बना रहे हैं तो वह वृत्त उस तल को दो भागों में बांटेगा। पहला भाग कहलाएगा अभ्यंतर, जो अंदर वाला हिस्सा है वृत्त का, और जो बाहर वाला हिस्सा है वह कहलाता है बहिर्भाग। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है, अभ्यंतर में या बहिर्भाग में, तो आप कहोगे वृत्त का केंद्र अभ्यंतर में स्थित है, वृत्त के अंदर स्थित होता है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या वाली ये जो रेखा है जो त्रिज्या को दर्शा रही है, यह वृत्त के कहाँ स्थित होगी, तो आप कहोगे अभ्यंतर में स्थित होगी। समझ में आ रही बात। यहाँ कोई बिंदु बना दिया मैंने P, जो कि वृत्त से बाहर है, तो आप कहोगे कि यह बिंदु जो है वो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। अच्छा, तीन चीजें हो सकती है, एक तो अभ्यंतर, एक बहिर्भाग, एक वृत्त पर या वृत्त पे, ऑन द सर्किल। ये तो आउटसाइड वाला हिस्सा हो गया, आउटसाइड रीजन। ये इनसाइड वाला हिस्सा हो गया। ऑन द सर्किल या वृत्त पर स्थित कोई बिंदु कब माना जाता है, जब कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो। जैसे ये बिंदु Q है तो यह वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो यह कहा जाएगा कि यह कहाँ स्थित है, वृत्त पर स्थित है। तो आगे ध्यान रखना, जितने भी अपने चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 15 तक, कभी भी आपको वो बोले कि कोई बिंदु वृत्त पे स्थित है, तो वृत्त पे का मतलब ये नहीं है कि वो क्षेत्रफल पर कहीं स्थित है। वृत्त पे का हमेशा मतलब है वृत्त की परिधि पर, क्योंकि क्षेत्रफल वृत्त के अभ्यंतर वाले हिस्से में आता है, अंदर वाले हिस्से में आता है, ठीक है। और वृत्त पर का मतलब क्या है कि वह कहाँ स्थित है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। बात आ गई यहाँ तक आप सभी को समझ में, ठीक है। चलिए
अब हम इसमें कुछ और एडवांस चीजें देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है जिसकी हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे जीवा। ठीक है, और जीवा से पहले एक चीज जो समझने की है वह है प्रतिच्छेदी रेखा या व्रत की प्रतिच्छेदी रेखा। व्रत की प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्शन लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ सर्कल, वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है? तो देखो, पहले आप ऐसा करिए, पॉज करिए वीडियो को और एक बार ये आकृति को बना लीजिए, बता दीजिए हाँ ये क्षेत्रफल भी कहलाता है। अभ्यंतर वाला हिस्सा जो है ये बहिर्भाग होता है, बाहर कोई बिंदु P है तो ये बहिर्भाग में स्थित है। वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है, Q जो है किस पे स्थित है? वृत्त पर। P कहाँ स्थित है? वृत्त के बाहर, जिसे हम क्या कह सकते हैं? बहिर्भाग में। बहिर्भाग में, ठीक है। और मान लो केंद्र बिंदु है O, ये कहां स्थित है? वृत्त के अंदर। वृत्त के अंदर, जिसे आप क्या कह सकते हो? अभ्यंतर में। कहां स्थित है? अभ्यंतर में। तो एक बार आप इन सबको नोट कर लीजिए जो चीजें मैंने यहां बताई है, फिर मैं आपको वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा समझाता हूं। पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, पॉज करके नोट कर लो इसको। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं सबसे पहली जो चीज है वो है वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा। वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा से हम क्या समझते हैं? तो देखो, मान लो कोई वृत्त है, केंद्र हमेशा दर्शाना है, बिना केंद्र के वृत्त नहीं होगा, केंद्र हमेशा दर्शाओ। और ज्यादातर स्थिति में हम केंद्र को O के द्वारा ही दर्शाते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल को O के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है, O के द्वारा ही दर्शाया जाता है वृत्त के केंद्र को। ठीक है, अच्छा मान लीजिए किताब में प्रश्न में आपको दे रखा है कि भाई इसका केंद्र P मानना है, Q मानना है, तो केंद्र वह मान लो जो किताब के प्रश्न में दिया हुआ है। ये नहीं हमेशा यूं मानना है, तो चाहे किताब में भी कुछ भी दे रहा है हम तो वही मानेंगे, सर ने बताया था, थोड़ा अपना माइंड भी यूज करना है। ठीक है, हाँ अगर आपको कुछ नहीं दे रहा है तो केंद्र O मान लो आप। ठीक है, केंद्र को क्या मान लो? O। अब प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगी? एक बाहर से रेखा आई, बहिर्भाग से रेखा आई, वृत्त पर पहुंची, फिर वृत्त के अभ्यंतर में पहुंची, फिर वृत्त पर पहुंची और फिर वृत्त के बहिर्भाग में चली गई। बहिर्भाग से आई, वृत्त पे आई, वृत्त के अभ्यंतर में गई, फिर वृत्त पर आई, वृत्त पर मतलब वृत्त की परिधि पर, और फिर बहिर्भाग में गई। तो ये रेखा जो बहिर्भाग से आई और बहिर्भाग में चली गई, यह कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा। यह क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा। बात आ गई समझ में? यह कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा। बोले ठीक है सर, प्रतिच्छेदी रेखा समझ में आ गई। अब मान लो मैं एक रेखा और बनाता हूं जो वृत्त पे स्टार्ट होती है, बहिर्भाग से नहीं, वृत्त पर स्टार्ट होती है, मतलब वृत्त की परिधि से स्टार्ट होती है, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से स्टार्ट होती है और वृत्त की परिधि तक ही जाती है। वृत्त की परिधि से स्टार्ट हुई, परिधि पर स्थित किसी बिंदु से स्टार्ट हुई, मान लो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु A से स्टार्ट हुई और वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु B तक गई, तो ये जो हमारी रेखा है AB रेखा, यह कहलाती है जीवा। यह क्या कहलाती है? जीवा। सेकंड नंबर का पॉइंट है जीवा। सेकंड नंबर का पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जीवा कहलाती है। तो मैं कह सकता हूं कि जीवा जो है, जीवा वह रेखा होती है, या डायरेक्ट लिख देता हूं, वह रेखा जो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है, दो बिंदुओं को मिलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है।
वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। वह रेखा जो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ जीवा के साथ ही एक चीज हम और पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये तो हमारी होती है वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम दर्शाते हैं आर के द्वारा, और एक होता है हमारा वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? अब हम जो अब तक पढ़ के आए हैं वो क्या पढ़ के आए हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है जिसे हम डायमीटर कहते हैं और डी द्वारा भी दर्शा देते हैं। व्यास को किसके द्वारा दर्शाते हैं? डी के द्वारा, डायमीटर। व्यास जो है वह त्रिज्या का, रेडियस का दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ये हम अब तक पढ़ के आए हैं। कुछ और चीजें देख लेते हैं व्यास की जीवा से संबंधित। देखो व्यास में क्या होता है, यहां से गई रेखा केंद्र से होते हुए यहां तक आई। व्यास क्या है? परिधि के एक बिंदु से स्टार्ट हुआ, केंद्र से होता हुआ परिधि के दूसरे बिंदु तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं मैं यह कह सकता हूं, कि व्यास जो है वह भी एक जीवा ही तो है। जीवा की परिभाषा में क्या लिखा? वह रेखा जो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है। यह भी तो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को ही मिला रही है। तो व्यास भी क्या है? व्यास भी जीवा है। व्यास भी जीवा है। और कहां से गुजरती है? केंद्र से। तो वह जीवा, अब इस पे कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, कई क्वेश्चन बनते हैं। वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? बोले व्यास कहलाती है। ठीक है, वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है वह क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अच्छा, और क्या क्या कह सकता हूं मैं इसके बारे में? देखो अगर मैं जीवा बनाऊं तो ये व्यास है। अब अगर दूसरी कोई जीवा बनानी है मेरे को इसके आसपास, तो या तो इसके नीचे बनेगी या ऊपर बनेगी, या तो नीचे बनेगी या ऊपर। नीचे जाता जाऊंगा, जितनी जीवाएं बनानी है बनाते जाओ, नीचे जाते जाओ, ये जीवाएं बनते जा रही है। ऊपर से बनाना चाहता हूं, कितनी भी जीवाएं बना सकता हूं। ये मेरा व्यास है डी, डायमीटर। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि व्यास के नीचे मैं जीवा बना रहा था, तो जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा हूं जीवा की लंबाई घटती जा रही है, जीवा छोटी होती जाएगी, क्योंकि नीचे से वृत्त यूं घूम रहा है तो जीवा छोटी होती जाएगी। ऐसे ऊपर भी जैसे जैसे जाऊंगा जीवा छोटी होती जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि व्यास जो है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास जो है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। समझ में आ गई बात? व्यास जो है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इससे बड़ी जीवा नहीं है कोई भी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है एक नंबर में कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए व्यास। कौन सी जीवा केंद्र से गुजरती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए व्यास। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से कई तरीके से क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को घुमा के वो दे सकता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, जैसे हम व्यास को डी के द्वारा दर्शाते हैं, त्रिज्या को आर के द्वारा दर्शाते हैं, तो क्या जीवा को दर्शाने के लिए भी कुछ इस्तेमाल होता है क्या? तो कई बार जीवा को दर्शाने के लिए छोटे एस का प्रयोग किया जाता है या एस का प्रयोग किया जाता है। एस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जीवा को कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं? सेकेंड, SECANT। तो इसलिए कभी कभी जीवा को एस के द्वारा भी दर्शा दिया जाता है। हालांकि हमें इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बट नॉलेज पूरी होनी चाहिए सब तरह की, इस वजह से मैंने ये बताया। हम जीवा इस्तेमाल करेंगे जीवा के लिए। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? तो सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताया आपको कि वृत्त की एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है जो बाहर से आती है, बाहर ही निकल जाती है। फिर जीवा बताया, वह रेखा जो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई व्यास जो है वह भी एक जीवा है, और व्यास सबसे बड़ी जीवा है, और यह केंद्र से होकर गुजरती है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ चीजें हमने व्यास के बारे में पढ़ी। अच्छा, व्यास सबसे बड़ी जीवा क्यों है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, आप व्यास बना लो और उसके बाद कोई भी और जीवा बना लो, तो आप क्या देखोगे? व्यास की लंबाई हमेशा किसी अन्य जीवा से बड़ी ही होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, और क्वेश्चन कई तरीके के हो सकते हैं। वृत्त में कितने व्यास बना सकता हूं मैं वृत्त में अनेक व्यास बना सकता हूं, अनेक व्यास बना सकता हूं। ये भी व्यास है, जो केंद्र से होकर गुजरी रेखा, वो सब व्यास है, ये सब व्यास है।
समझ में आ गई बात? ठीक है, बट व्यास और इन सबकी लंबाई समान होगी। जैसे त्रिज्याएं बहुत सारी बना सकता हूँ, ऐसे व्यास भी बहुत सारे बना सकता हूँ। हर त्रिज्या का दुगना जो होगा वो व्यास होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो हमें वैसे तो पता होती है बट कभी ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि उनको अलग से कभी बताया नहीं जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, ये बात, ये कंप्लीट हो गया हमारा जीवा का काम। अब हम जो है अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है चाप। तो उसको पढ़ने से पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे चाप। चाप क्या होता है? देखिए चाप क्या होता है। ये मैंने वृत्त बनाया, ठीक है। अब इस वृत्त की ये जो परिधि है, इस पे से मैं कोई दो बिंदु काट लूं। एक बिंदु मैंने ये लिया ए, एक बिंदु मैंने ये लिया बी, और इस हिस्से को उठा के यहां रख दूं। इस हिस्से को उठा के यहां रख दिया ए बी, तो यह क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप। ये क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप कहलाएगा। परिधि पर कोई भी दो बिंदु लो और उन दो बिंदुओं के बीच का जो परिधि का हिस्सा होगा, परिधि का जो हिस्सा होगा वह क्या कहलाता है? चाप। जैसे हम कई बार प्रकार से भी चाप काटते हैं। जब हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं प्रकार से, 120 डिग्री का बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं, तो क्या करते हैं? ठीक है, एक रेखा खींचते हैं, फिर यहाँ पे प्रकार रख के एक अर्धगोला लगाते हैं। ठीक है, फिर प्रकार उतना ही खुला रहने देते हैं, फिर यहाँ से एक चाप काटते हैं, तो बोले ये 60 डिग्री का हो गया। फिर इसके रख के एक और काटते हैं, बोले 120 डिग्री का। तो ये चाप जो हम काट रहे हैं, ये जो हम काट रहे हैं चाप, ये क्या काट रहे हैं? ये एक वृत्त का छोटा सा हिस्सा बना रहे हैं। इसको पूरा घुमा दूं तो वृत्त बन जाए, इसको पूरा घुमा दूं तो वृत्त बन जाए। छोटा सा हिस्सा काटा तो चाप कहला गया। ठीक है, प्रकार लिया, कहीं भी रखा और इस तरह से काटा, ये काटा, तो ये तो चाप है। और इसको काट के नहीं छोड़ता, पूरा घुमा देता तो वृत्त बन जाता। तो कहीं ना कहीं चाप जो है वो वृत्त की परिधि का ही तो हिस्सा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो चाप क्या होता है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का भाग, या वृत्त की परिधि का भाग क्या कहलाता है? चाप। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, परिधि पर स्थित, ये सिर्फ परिभाषा या जो ये डिफाइन कर रहा हूं मैं इसको, ये सिर्फ एक समझ के लिए आपकी, कि आपको ध्यान रहे क्या बताया था। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य परिधि का भाग चाप कहलाता है। चाप कहलाता है। जैसे ये ए बी, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे, चाप ए बी। जैसे ए से बी के बीच का चाप दर्शाना है तो इसको कैसे दिखाओगे? चाप ए बी। या बी से सी ये वाला चाप दर्शाना है आपको, तो इसको दर्शाओगे चाप बी सी। इस तरह से बना दो, और ये, तो इसका मतलब है आप चाप की बात कर रहे हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये लिख लेना। इसे आप क्या कहोगे? चाप बी सी। इसे क्या कहोगे? चाप ए बी। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब एक दिमाग जो हमें लगाना चाहिए था वो क्या, कि आपने, ठीक है सर, आपने बोला कि भाई परिधि पर दो बिंदु ले लो, एक तो ए ले लो, एक बी ले लो, हमने ले लिया। फिर आपने बोला दोनों बिंदुओं के बीच में जो परिधि का हिस्सा आएगा वह चाप है। बोले सर वो भी सही है, बट एक बात ये बताओ कि ये ए और बी के बीच में सिर्फ यही हिस्सा थोड़ी आ रहा है। ए और बी के बीच में ये हिस्सा भी तो कह सकते थे, ये भी तो परिधि का हिस्सा ही है। इसको छोड़ दो, ये दोनों भी ए और बी के बीच में ही तो माने जाएंगे। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, बिल्कुल ये भी चाप ही कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? चाप ही कहलाएगा। समझ में आ गई बात? यहां से यहां तक का हिस्सा, यहां से ये पूरा आप घुमा के लाए, और यहां तक का हिस्सा भी क्या कहलाएगा? चाप। तो ये छोटा हिस्सा भी चाप कहलाएगा, और ए और बी के बीच में जो बड़ा वाला हिस्सा है वह भी क्या कहलाएगा? चाप। बस इनके नाम अलग अलग होंगे इनके आकार के हिसाब से। छोटा वाला जो है वह कहलाएगा लघु चाप, और बड़ा वाला जो है
वह कहलाएगा दीर्घ चाप। छोटे वाला कहलाएगा लघु चाप, बड़े वाला कहलाएगा दीर्घ चाप। कहलाएंगे दोनों ही क्या? चाप। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये लघु चाप हो गया, ए और बी के बीच का हिस्सा छोटा वाला। ए और बी के इसका बीच का परिधि का बड़ा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप। इसको उठा के अलग से रखना चाहूं तो कुछ ऐसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये ए और ये बी, ये नीचे का हिस्सा हटा दिया तो ये हिस्सा, ये भी क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप ही कहलाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए, तो इसको आप ऐसा कीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके, चाप वाली कहानी को भी नोट कर लीजिए चाप वाली कहानी को भी नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा इस चाप में एक चीज और देख लेते हैं हम, वह क्या? ध्यान से देखना इस चीज को। मान लो ये वृत्त बनाया, वृत्त का केंद्र O और वृत्त का व्यास बना दिया मैंने, वृत्त का व्यास बना दिया। मान लो वृत्त का व्यास है AB। अब A और B कहीं ना कहीं वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु भी तो हैं। वृत्त का व्यास AB के द्वारा दर्शाया जा रहा है, ठीक है, बट A वृत्त की परिधि पर स्थित है, B वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो A और B जो हैं वो कहीं ना कहीं वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु भी तो कहलाएंगे। ठीक है, और वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य जो परिधि का भाग आएगा, जो परिधि का भाग आएगा, यह क्या कहलाएगा? यह क्या कहलाएगा? यह चाप कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? चाप। तो जो व्यास वाले बिंदु हैं, जो व्यास वाले दो बिंदु हैं, उन व्यास वाले दोनों बिंदुओं के बीच जो परिधि का हिस्सा आ रहा है वह भी क्या कहलाएगा? चाप। क्योंकि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य जो भी परिधि का भाग आएगा वह चाप कहलाएगा, तो ये भी चाप कहलाएगा। बट ये क्या कहलाएगा? ये चाप ए बी कहलाएगा। बट इसको मैं और क्या कह सकता हूं? कहीं ना कहीं ये एक अर्धवृत्त भी तो है। अर्धवृत्त क्या होता है? आधा वृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है? आधा वृत्त होता है। ये केंद्र, ये ए, ये बी, व्यास के ऊपर भी अर्धवृत्त, व्यास के नीचे भी अर्धवृत्त। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी दो बिंदु लोगे तो एक तो दीर्घ चाप बनेगा, एक लघु चाप बनेगा। बट अगर यहाँ ये वाले दो बिंदु ले लोगे जो व्यास पर स्थित है, तो इनके ऊपर और नीचे वाला चाप समान होगा, उसमें लघु और दीर्घ चाप नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर भी अर्धवृत्त बनेगा, नीचे भी अर्धवृत्त, तो ये दोनों चाप समान होंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। इसमें लघु और दीर्घ नहीं बनेगा। बाकी कहीं और लोगे आप दो बिंदु तो एक लघु बनेगा और बाकी का हिस्सा बचेगा वह दीर्घ बनेगा। बट जब व्यास की बात कर लेंगे, व्यास के दो बिंदुओं पर स्थित, या व्यास वाले जो दो बिंदु हैं, या व्यास के जो दो छोर हैं, या व्यास के जो दो किनारे हैं, उन वाले बिंदुओं की बात कर लेंगे जो परिधि पर स्थित हैं, तो उनसे जो चाप बनेगा वो अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा वो। ठीक है, और अर्धवृत्त कहलाने के साथ साथ हम क्या कह सकते हैं कि और इसके अर्धवृत्त के साथ साथ हम क्या कह सकते हैं कि अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त जो है वह, अर्धवृत्त जो है वह ऊपर और नीचे समान होगा। इसलिए जब अर्धवृत्त की बात करेंगे, अर्धवृत्त वाले चाप की बात करेंगे, तो ना तो लघु कहलाएगा ना दीर्घ, सिर्फ वो अर्धवृत्त वाला चाप ही कहलाएगा, क्योंकि ऊपर भी अर्धवृत्त और नीचे भी अर्धवृत्त। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां हमारा कंप्लीट होता है चाप वाला सेगमेंट या चाप वाला किस्सा। ठीक है बच्चों, अब अभी 12.1 की जब अगर मैं बात कर रहा हूं, या 12.1 के इंट्रोडक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी एक जीवा बना दी, एक चाप ले लिया, ये जीवा बनाई ए बी, और ये चाप ले लिया, तो बोले ये हिस्सा क्या कहलाएगा? वो ये वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। एक त्रिज्या बनाई, दो त्रिज्याएं बनाई सॉरी वृत्त की, और ये जीवा ले ली, तो ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। बट ये सारी चीजें मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ हमें इतना बेसिक सा देखना था। जैसे जैसे आगे हमारे काम आती जाएंगी चीजें, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। एक साथ सब चीजें बता दूंगा पूरे पार्ट की, तो थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, तो
मैंने इरेज कर दिया है उसे, थोड़ा सा वीडियो को बैक लेके ये अर्धवृत्त वाली चीज भी आप लिख लेना। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं हम हमारी 12.1 प्रश्नावली पे। अब 12.1 प्रश्नावली जो है उसके प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मैं देता जाऊंगा, और आप अगर बुक है आपके पास बहुत अच्छी बात है, बुक खोल के बैठ जाइए। 12.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, तो देखिए इधर ध्यान से। तो देखिए 12.1 का पहला क्वेश्चन है खाली स्थान भरिए, और फर्स्ट क्वेश्चन है वृत्त का केंद्र। अब देखो मैं आपको बता दूं, ये जो 12.1 के क्वेश्चन है, एक तो रिक्त स्थान वाला और एक सत्य असत्य वाला, तो ये ऐसे नहीं पूछेगा आपसे वहां, इसको क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न के रूप में बदल के दे देगा। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, उसके लिए मैं आपको या तो इस वीडियो के अंत में या जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके अंत में अलग से क्वेश्चंस बता दूंगा कि 12.1 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये मत सोचना ये रिक्त स्थान और सत्य सत्य वाला पार्ट है तो बस इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं इसमें से, तो क्योंकि हमारे वहाँ परीक्षा में रिक्त स्थान और सत्य असत्य आते ही नहीं आते हैं, बट उसको घुमा के क्वेश्चन के रूप में पूछ लेगा वो, जैसे अभी मैंने आपको व्यास से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है, बहिर्भाग या अंतर अभ्यंतर में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वृत्त का जो केंद्र होता है वह वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? अभ्यंतर में। तो पहले प्रश्न का उत्तर है अभ्यंतर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, एक बिंदु जिसकी वृत्त के, पहले का सेकंड क्वेश्चन है ये, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, मान लो एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की त्रिज्या है। अब एक बिंदु है जिसकी दूरी केंद्र से किससे अधिक है? त्रिज्या से अधिक है। अब अगर कोई बिंदु है और उस बिंदु की दूरी त्रिज्या से अधिक है या केंद्र से त्रिज्या से अधिक है, तो देखो वो बिंदु बाहर ही स्थित होगा, यहीं स्थित होगा वो, तभी तो ये दूरी, इस बिंदु की केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक होगी। अगर त्रिज्या के बराबर होगी तो कहां स्थित होगा? परिधि पर। अगर त्रिज्या से कम होगी तो कहां स्थित होगा? अभ्यंतर में, अंदर की ओर। तो त्रिज्या से कम होगी इस बिंदु की केंद्र से दूरी, मान लो ये बिंदु है A और ये केंद्र है O, तो AO दूरी R से कम कब होगी? जब ये अंदर स्थित होगा। R के बराबर कब होगी? जब A कहां स्थित होगा? परिधि पर। जैसे ही A परिधि पर आएगा यह भी त्रिज्या बन जाएगी और ये समान हो जाएगी। इससे ज्यादा कब होगी ये दूरी? जब A कहां स्थित होगा? वृत्त के बाहर। A कहां स्थित होगा? वृत्त के बाहर। तो ये वृत्त के बाहर स्थित है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दूरी इससे अधिक है। तो क्या कह रहा है ये कि वृत्त, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, अधिक वाला केस है, तो वृत्त के बाहर स्थित होगा। कहां स्थित होगा? बहिर्भाग में, अभ्यंतर में नहीं होगा। अभ्यंतर में होगा तो त्रिज्या से छोटी हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर होगा तो परिधि पर स्थित होगा बिंदु, और त्रिज्या से ज्यादा होगा तो बहिर्भाग में स्थित होगा। तो उत्तर लिख लीजिएगा बहिर्भाग। थर्ड क्वेश्चन देखिए अब, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या होती है? अभी बताया था मैंने, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है, या वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, क्योंकि और कोई भी जीवा बना लो वो वृत्त व्यास से तो छोटी आएगी। ये लंबाई नापना, फिर थोड़ा नीचे गए तो नीचे से घूम रहा है वृत्त, तो ये लंबाई छोटी हो जाएगी, और नीचे जाते जाओगे तो लंबाई छोटी होती जाएगी जीवा की, ऊपर जाते जाओगे तो भी जीवा की लंबाई छोटी होती जाएगी। मतलब सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? व्यास। तो इसका उत्तर क्या आएगा? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास होती है। समझ में आ गई बात? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। देखिए एक चाप है, पहले तो एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसका व्यास है मान लो AB। ये अभी मैंने बताया वही क्वेश्चन है, ठीक है। एक वृत्त है, उसका केंद्र O है, उसका व्यास है AB। ये कह रहा है एक चाप जो है वो डैश होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। अब एक चाप है, जैसे ये चाप है, इसके जो सिरे हैं वो किसके सिरे हैं? व्यास के सिरे हैं, ठीक है। व्यास के सिरे क्या हैं? AB। तो चाप के सिरे भी क्या हैं? AB। तो अभी मैंने बताया था ऐसा चाप जिसके सिरे वही हो जो व्यास के सिरे हैं, क्या कहलाता है ये चाप? अभी बताया था मैंने, अर्धवृत्त कहलाता है ये चाप। क्या कहलाता है? अर्धवृत्त।
अर्धवृत्त। ठीक है, ऐसा चाप जिसके सिरे वही हो जो किसी व्यास के सिरे हैं, तो वो चाप क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। समझ में आ गई बात? तो इसका उत्तर आएगा अर्धवृत्त। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। अभी मैंने बताया था कि मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये तल है। आपके लिए आपकी कॉपी का पन्ना क्या है? तल। इस पे आपने वृत्त बनाया, इस पे आपने क्या बनाया? वृत्त बनाया। तो ये जो वृत्त है इस तल को कितने भागों में बांट रहा है? तो आप कहोगे सर 2 भागों में बांट रहा है। मैं कहूंगा कैसे? बोले एक तो बहिर्भाग और एक अभ्यंतर। तो वृत्त जो है वह तल को 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में। भागों के नाम क्या क्या थे? एक तो बोले अभ्यंतर और सेकंड बहिर्भाग। ठीक है, तो 2 भागों में बांटता है। तो ये कितने पूछ रहा है, कौन कौन से नहीं पूछ रहा, तो कितने में आप लिखोगे? 2। समझ में आ गई बात? चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सत्य असत्य लिखिए और अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है क्या? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और उसको समझो चित्र के माध्यम से। टुकड़ों में तोड़ लिया करो क्वेश्चन को। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को, सबसे पहले तो वृत्त बनाया, उसका केंद्र बनाया। अब इस केंद्र को वृत्त पर स्थित, अब मैंने बताया था वृत्त पे या वृत्त पर, इन दोनों का मतलब क्या है? क्षेत्रफल पर नहीं, अंदर की ओर नहीं, परिधि पर। बताया था मैंने आपको, या वृत्त पे बोल लो या वृत्त पर बोल लो, मतलब क्या है? परिधि पर। तो ये इनडायरेक्टली कहना क्या चाह रहा है आपसे कि केंद्र को वृत्त पर स्थित, मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को, अब मान लो ये एक बिंदु है जो कि वृत्त की परिधि पर, मतलब कि वृत्त पर स्थित है, इसको मिलाने वाली रेखा, क्या ये त्रिज्या कहलाती है क्या? केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है क्या? बिल्कुल, ये त्रिज्या ही होती है। तो यह कथन सत्य है। और कारण में, अपने उत्तर का कारण मत दिखाने के लिए चित्र बना के दिखा देना आप। ठीक है। सेकंड, एक वृत्त में समान लंबाई की चाप जीवाएं होती है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने में आपको समझ में ही नहीं आएगा। पहली बात तो कि ये जीवाओं का संबंध चाप से बता रहा है, कैसे है? अभी आपने, मतलब मैंने जब बताया आपको तो जीवाओं का चाप से तो मैंने कोई संबंध ही नहीं बताया आपको। ठीक है, तो फिर कैसे, मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है ये? तो देखो थोड़ा क्वेश्चन में इसमें गड़बड़ है। क्वेश्चन बेसिकली आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा था कि क्या एक वृत्त में समान लंबाई के चाप, अब मान लो एक चाप है AB और एक चाप है AC, मान लो ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है। तो अगर चाप AB चाप AC के बराबर है तो इसमें जीवा कहां से आ गई भाई? ये जीवाएं थोड़ी होती है, चाप चाप होता है, जीवा जीवा होती है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन असत्य है। ठीक है, चाप को जीवा नहीं बोल सकते आप और जीवा को चाप नहीं बोल सकते। जीवा और चाप में संबंध पढ़ेंगे हम, बट वो आगे की प्रश्नावलियों में पढ़ेंगे। फिलहाल जीवा और चाप में कोई संबंध नहीं है। तो ये जो कथन कहा गया है ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, क्योंकि चाप और जीवा अलग अलग चीज है। चाप को आप जीवा नहीं बोल सकते थे, भले ही उनकी लंबाई समान हो या असमान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा क्या?
देखो क्या कह रहा है ये कि एक वृत्त लिया, उसे बराबर 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग मान लो ये ए बी सी, ठीक है। तो यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा क्या? अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन अधूरा है, बट लास्ट में इसने चाप कह दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि चाप की बात कर रहा है, वरना वृत्त को 3 बराबर भागों में बांटने का मतलब तो ये भी हो सकता था, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, बोले 3 भाग बराबर हैं। तो हमें क्या पता है ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है या परिधि को बांटने की बात कर रहा है, बट लास्ट में उसने एक लाइन कही कि क्या ये दीर्घ चाप कहलाएंगे क्या, इसका मतलब ये परिधि को बांटने की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन का हर एस्पेक्ट समझा करो, आप रटो मत कहीं से भी, हर चीज को समझने की कोशिश करो, दिमाग खोला खुला रखो अपना, संभावनाएं देखो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, फिर आप अपना देखो कि मैं जो सोच रहा हूं वो क्यों सही है, तब जाके आप गणित का, फिर आपको अगर बेसिक क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन दे दे, घुमा के फिरा के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किताब का हो नहीं हो, बेसिक क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो 3 बराबर भागों में इसने परिधि को बांटा है, ना कि क्षेत्रफल को, ठीक है। 3 बराबर भागों में, तो मैं बोल देता हूं कि एक चाप है ए बी, एक चाप है बी सी और एक चाप है सी ए, और ये तीनों चाप बराबर हैं। वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया। अब ये कह रहा है कि क्या मैं प्रत्येक भाग को दीर्घ चाप बोलूंगा क्या? तो देखो दीर्घ मतलब बड़ा, चीजें बड़ी या छोटी तो तब होगी ना जब वास्तव में उनमें कोई अंतर होगा। एक चीज कम है तो उसको लघु और बड़ी वाली को दीर्घ बोलोगे। एक चीज आकार में छोटी है, एक चाप आकार में छोटा होता, एक चाप आकार में बड़ा होता, तब आप बोल देना कि एक लघु एक दीर्घ है। जब सब समान है, जब सबकी लंबाई समान है, तो क्या लघु और क्या दीर्घ? वो सिर्फ चाप है, फिर ना लघु है ना दीर्घ है, वो सिर्फ चाप है। तो ये तीनों चाप समान थे तो ना तो इसको दीर्घ बोलोगे ना लघु। दीर्घ और लघु कंपैरिजन कब करते हैं? ठीक है, तब करते हैं जब वास्तव में एक कम एक ज्यादा हो। कब कंपैरिजन करोगे ना, जब सब कुछ बराबर है, तो काहे का कंपैरिजन फिर? बस ना तो कुछ लघु है और ना ही कुछ दीर्घ है, बस वो सिर्फ एक चाप है और तीनों चाप आपस में समान है। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, वृत्त का व्यास है क्या? तो देखो क्लियर क्वेश्चन है ये तो। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, सीधी सी बात है, व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, और व्यास जो है वो जीवा भी होती है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्यास जीवा भी है और त्रिज्या की दुगनी भी होती है। तो प्रश्न में पूछी गई दोनों ही चीजें फिट बैठ रही है। सबसे पहले तो उसने क्या बोला, वृत्त की एक जीवा, बिल्कुल व्यास जीवा होती है, जिसकी लंबाई त्रिज्या की दुगनी है, बिल्कुल ये त्रिज्या की दुगनी भी होती है। वृत्त का व्यास होता है, बिल्कुल ये व्यास होता है, तो ये कथन सत्य है। 5th क्वेश्चन देखिए। वृत्त एक समतलीय आकृति है, वृत्त एक समतलीय आकृति है। अब समझ लेते हैं समतलीय का मतलब क्या है। देखो समतलीय का मतलब है समान तल वाली, समान तल वाली। अब समान तल से क्या मतलब है, क्या समझते हैं हम? देखो इसमें कुछ कंट्राडिक्शन आ सकते हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। समान तल का मतलब क्या है? पहली बात तो एक समान तल पे, जैसे ये मैंने वृत्त बनाया, ठीक है, ये मैंने वृत्त बनाया, तो ये एक प्लेन तल पे, एक समतल पे बनाया है। समान तल मतलब समतल, ठीक है। अब मान लो मैं इस पे बीच में क्या रखूं, इसके बीच में मान लो ये कोई चीज है, मैंने जो उठा के यहां रख दिया इस जगह। अब ये तल समान नहीं रहा, ये तल यहां से समान है बट ऊपर बीच में से उठ गया। अब मैं इस पे वृत्त बनाऊंगा तो वृत्त बना सकता हूं क्या? ऐसे बनाऊंगा, फिर इसके ऊपर से ले आके ऐसे बनाऊंगा, फिर नीचे जाएगा, तो वो वृत्त नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो समतल आकृति नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो वृत्त क्या है? एक समतल आकृति है जिसे हम समतल पे ही या एक समान तल पे ही बना सकते हैं। असमान तल पे, ऊबड़ खाबड़ तल पे हम वृत्त को नहीं बना सकते हैं,
ठीक है, और अगर बनाओगे तो फिर वो व्रत नहीं कहलाएगा। तो यह कथन सत्य है कि व्रत एक समतलीय आकृति है या समान तल वाली आकृति है। तो इसमें आप लिख लेना सत्य है। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं एक व्यास कहलाता है। एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं व्यास कहलाता है क्या? तो देखो, मैंने आपको अभी जब स्टार्ट किया था तो व्रत क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये कह रहा है एक तल है, उस पे बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक है, और वो एक अचर दूरी पर है, मतलब इससे इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी समान है। तो ये जो दूरी है, अगर मैं इनको इन बिंदुओं को मिलाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? व्यास प्राप्त होगा। तो ये जो दूरी है, ये व्यास, सॉरी, जो मैं इनको इन सब बिंदुओं को मिलाऊंगा तो मुझे वृत्त प्राप्त होगा। एक तल पर स्थित, वापस बोल रहा हूं, एक बिंदु है एक तल पर और बहुत सारे बिंदुओं का समूह भी है उसी तल पर, और ये सभी इससे एक अचर दूरी पर हैं। इस बिंदु से ये सभी बिंदु अचर दूरी पर हैं। अब इन सब बिंदुओं को मैं मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा? एक वृत्त मिलेगा। तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये व्यास कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी ये व्यास। ठीक है, ये व्यास थोड़ी होती है, ये व्यास नहीं होती है। ये क्या होती है? वैसे तो त्रिज्या होती है, बट क्वेश्चन में हमसे त्रिज्या व्यास की नहीं पूछ रहा है। वो क्वेश्चन में दोबारा पढ़ के बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक तल पर, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हाँ, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह, एक तल पर स्थित ये बहुत सारे बिंदुओं का समूह है जो उसी तल के एक बिंदु से, जो उसी तल के इस एक बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, अचर दूरी पर हैं, तो व्यास कहलाते हैं क्या? नहीं, ये व्यास नहीं कहलाते। व्यास तो यहां से यहां तक कहलाता है। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी व्यास नहीं कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित हो। अब जीवा क्या होती है? परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाती है, और इस पर केंद्र स्थित है तो ये व्यास कहलाएगा, त्रिज्या थोड़ी कहलाएगी। त्रिज्या तो ये होती है, तो त्रिज्या तो जीवा ही नहीं होती, उस पर केंद्र स्थित हो नहीं हो वो तो बाद की बात है। पहली बात तो त्रिज्या जो है वह जीवा होती ही नहीं है, त्रिज्या जीवा नहीं होती है, त्रिज्या जीवा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या का एक बिंदु तो परिधि पर स्थित है पर दूसरा बिंदु तो केंद्र पर है, जबकि जीवा में दोनों ही बिंदु परिधि पर स्थित होते हैं। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, केंद्र और एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा नहीं कहलाती, वो त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या जीवा ही नहीं है। ठीक है, तो यह कथन भी क्या है? असत्य है। ओके, आ गई बात समझ में? लगभग 48 मिनट का हमारा वीडियो हो चुका है। ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाएंगे तो फिर अपलोडिंग में दिक्कत आएगी। तो आज के लिए हम इसको यहीं ख़त्म कर रहे हैं। 12.1 हमारी हो चुकी है। अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ प्रमेय, ठीक है, और कुछ नियम देखेंगे, कुछ प्रमेय समझेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगली वाली क्लास में हम 12.2 भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन देने के लिए काफ़ी कुछ है, परिचय देने के लिए 12.2 का, और नियम वगैरह भी काफ़ी समझने के हैं इसमें। तो 12.2 हम कोशिश करेंगे पूरी की स्टार्ट तो हो कम से कम। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जो भी हों वो हम कर सकें, कोशिश ये करेंगे। और आप लोग जो है तब तक इस जो आज मैंने आपको बताया इसको रिवाइज कीजिए, 12.1 को दोबारा देखिए क्या चीज़ें बताई गई थी बुक्स वगैरह से, और अगला वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड में आए हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उनको जरूर रिवाइज करना है। अगर रिवीजन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है ये आगे बढ़ने का। फिर आगे बढ़ते जाओ,
पीछे का ख़त्म करते जाओ, क्योंकि अभी टेस्ट तो ले नहीं सकता मैं, आपका जो वीकली टेस्ट है वो तो मैं अभी ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ। हालांकि कर सकते हैं हम कि मैं आपको क्वेश्चंस दे दूँ और आप उसके आंसर्स मेरे को भेज दें, बट बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं आप लोग, ढंग से चेक नहीं हो पाती है, फ़ोटो क्लियर नहीं आती है। तो खुद को, अब ये ऐसा टाइम है जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, तो ईमानदारी ही आपके काम आएगी। जो बच्चा ईमानदार है वही परीक्षा में सफल हो पाएगा। ईमानदार रहिए खुद के प्रति, ठीक है। रिवीजन वगैरह में कोई काम चोरी मत करिए, रिवीजन में कोई जो है बेईमानी मत करिए, टाइम पे रिवीजन करिए। 9th पार्ट का रिवीजन करिए, फिर उसके बाद जो रैखिक वाले दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसका रिवीजन करिए, और उनके उदाहरण और विविध प्रश्नमाला में जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस दिया करूंगा, और जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं आपसे पूछा करूंगा। तो सबसे पहले 9th पार्ट के हम उदाहरण स्टार्ट करेंगे 9.1 के, जिससे हमारा रिवीजन भी होता रहे। बट उससे पहले आप भी रिवीजन करिए, रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नया सीख लिया बहुत अच्छी बात है, नई चीज़ें सीख ली बहुत अच्छी बात है, बट पुराना वाला रिवाइज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है नया सीखने का, वो कुछ काम नहीं आएगा आपके, ठीक है। वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट जो हमारे होते हैं, रैंकिंग टेस्ट वगैरह, वो जो है अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन अभी हम इस तरह से क्लास ले रहे हैं। बट डेफिनेटली जैसे ही हमारा लॉकडाउन वगैरह खुलेगा या क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपके टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।